नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे सैयद खुर्रम रजा, जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। बिहार में आज पहले चरण की 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और करीब 2 करोड़ 14 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव की खास बात यह है कि इस पहले दौर के जो वोटिंग हो रही है जिन सीटों पर, उनमें बिहार सरकार के 8 मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में हैं। ये तो रही चुनाव की भूमिका। दूसरी जो बात है इस चुनाव की वो ये है कि बिहार में हो रहे इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के महागठबंधन और बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम के गठबंधन यानी एनडीए के बीच है। 1-2 सीटें हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है जो स्थानीय उम्मीदवारों की वजह से, लेकिन मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही है। तो ये तो रही बिहार की भूमिका की बात। अब हम आज की वोटिंग की बात करते हैं। चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसीलिए इसमें हर किसी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण बढ़ती जा रही एहतियात के चलते इन 71 सीटों पर जो मतदान हो रहा है वो शुरुआत में थोड़ा धीमा रहा है। और चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 11 बजे तक करीब 19% मतदाताओं ने वोट डाले। तो ये तो रही बात। अब हम आते हैं कि इस चुनाव से क्या राजनीतिक अर्थ निकलते हैं, क्या राजनीतिक बात निकल के आती है। हम खुर्रम साहब से पूछेंगे कि ये जो चुनाव है यूँ तो महागठबंधन और एनडीए के बीच है, दोनों की अपनी अपनी नीतियां हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस चुनाव में खासतौर से बिहार जैसे राज्य में ना तो जाति पर बात हो रही है, ना ही किसी अन्य मुद्दे पर। जो बात हो रही है वो असली मुद्दों पर हो रही है। वो है बेरोजगारी, वो है शिक्षा, वो है अर्थव्यवस्था। और इसका श्रेय हम कह सकते हैं कि हम कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों को ही मुख्य मुद्दा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुर्रम साहब, आप इस पूरे चुनाव को, जो 71 सीटों पर मतदान हो रहा है और बाकी जो सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसका कैसे विश्लेषण करते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। वोट डालना जो है वो एक लोकतंत्र का पर्व के तौर पे मनाया जाता है। इसमें बिहार में ख़ास तौर से, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। अभी तक बाईपोल्स एक आध जगह हुए हैं या राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, मगर किसी स्टेट में असेंबली का इलेक्शन होना, ये इस पीरियड में, ख़ास तौर से पेंडेमिक के पीरियड में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लोगों के दिलों में डर भी है, जाएं वोट डालने ना जाएं, मगर जिस तरह लोग अभी तक निकल रहे हैं वोट डालने से, शुरू में थोड़ा सा डरे हुए थे, मगर हल्के हल्के वो डर निकल गया और अब वोट डालने बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। और इसमें क्योंकि 29% वोटर जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर है, यूथ है, तो उसके लिए बेरोज़गारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोविड में बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं और उसकी वजह से एक वेव बन गई है कि बदलाव लाना है, जिसका नुकसान जो है 15 साल से जो शासक है वहाँ पे नीतीश कुमार, उसके ख़िलाफ़ माहौल बनता चला जा रहा है। और ख़ुद एनडीए के अपने पार्टनर्स, जिसमें चिराग पासवान हैं एलजेपी के, वो खुद बुनियादी तौर पे नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ पूरी तरह उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, जिसका सारा फ़ायदा महागठबंधन को पहुंच रहा है। और तेजस्वी, जिसको कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनमें कोई अनुभव नहीं है और लालू की एक छवि वो देखते थे उसमें, तो वो सारी चीज़ें इस गुस्से में, इस बदलाव की ललक में वो सारी चीज़ें धुल गई हैं। और जो लग रहा है पहले दिन के चुनाव से आज तक, अभी तक जो लोगों से बात हो रही है वहाँ पे, उससे ये लग रहा है कि महागठबंधन जो है बहुत आगे है। महागठबंधन को अपर हैंड कह सकते हैं मिलता नज़र आ रहा है, या लोगों का, चुनाव विश्लेषकों का अनुमान है। आपने एक बात कही कि इस चुनाव में 30% यानी 1/3 वोटर वो हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये युवा किसी भी माहौल को बदलने की ताकत रखते हैं।
उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, एक जज्बा होता है चीज़ों को बदलने का, और वो अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं। हम बात करें आरजेडी, आपने आरजेडी का जिक्र किया कि लालू के बिना ये चुनाव हो रहा है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें अमित शाह दूर दूर तक नज़र नहीं आए। वो उनके स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं या अन्य कारण हो सकते हैं। और वहीं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, तेजस्वी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो और नीतीश कुमार एक तरफ एक थके हुए नेता की तरह नजर आ रहे हैं, सुशासन बाबू के रूप में जिनकी छवि रही, लेकिन वो बीते दिनों में पूरी तरह धुल गई जब कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ और लोगों को बेरोजगारी ने परेशान करना शुरू किया। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी का जो कंबाइन है, जो युवाओं को अपनी तरफ, ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ये नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत ढलानी नहीं, बल्कि वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ज़मीन पे नीचे आ रहे हैं। इस चुनाव के जो अभी तक वहाँ से मिल रही हैं रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि जैसे आपने कहा कि अमित शाह तो किसी कारण की वजह से, स्वास्थ्य कारण है या कोई भी कारण है, उसकी वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे बढ़ चढ़ कर। मगर लालू को बहुत स्ट्रेटेजिकली तेजस्वी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनका नाम, अपने परिवार का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ताकि जो 15 साल तक उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रहा है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, या चारा घोटाला या जिनकी बातें होती रही हैं, उन सब पे वो बात ही नहीं करना चाहते। और वो अपनी उम्र के लोगों की बात करना चाहते हैं, युवाओं की बात करना चाहते हैं। और उन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया, और वो नैरेटिव चेंज करने में बहुत कामयाब रहे हैं। उस नैरेटिव के चेंज होने से नीतीश कुमार परेशान है, और ख़ास तौर से जो नया वोटर, जैसे मैंने बताया 29% जो है पहली बार के वोटर हैं, तो उन वोटर के लिए लालू कोई मैटर ही नहीं करते, क्योंकि वो तो पहली बार वोट कर रहे हैं और उनके अपने मुद्दे हैं। और वो उनके लिए कास्ट लाइन भी मैटर नहीं करती, उनके लिए रोज़गार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनके लिए शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो कोविड के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में अलग अलग राज्यों से मजदूर आए हैं, उनके लिए उस वक्त के हालात ज़्यादा मैटर करते हैं। उनको वो अभी तक हालात याद हैं, किस तरह वो पैदल चल के आया है और किस तरह वो परेशान रहे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये बिल्कुल आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। हम दूसरी बात करते हैं पूनम साहब, 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं या चुनाव आचार संहिता है, उसके मुताबिक मतदान से 36 घंटे पहले प्रचार खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अलग अलग चरणों में चुनाव है, तो इसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती है। और ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में ही 3 चुनावी सभाएं रखी गई हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और एक और जगह पर। अभी तक यही होता था कि भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था का लाभ उठाती थी कि दूसरे अगले चरण के चुनाव के लिए वो प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को उतारती थी, जिससे जो है मीडिया का अटेंशन मिलता। लेकिन इस बार विपक्ष ने भी उनकी ही तरकीब को अपनाया है, और राहुल गांधी की भी आज बिहार में 2-3 रैलियां हैं। तो ये जो चुनाव प्रचार से अलग होकर भी प्रचार करना उस जगह के लिए जहां मतदान हो रहा है, ये एक नए किस्म का राजनीतिक रणनीति सामने आई है इस चुनाव। देखिए तस्लीम साहब, हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जिस दिन अगर कई चरणों में होता है तो आखिरी दिन हमारे ओपिनियन पोल आता है, और उस दिन जिस दिन पहले चरण का होता है या दूसरे चरण का होता है या तीसरे का होता है, उस दिन ओपिनियन पोल नहीं दिया जाता। इसी तरह ये एक सेट प्रेसिडेंस था कि उस दिन ख़ास तौर से जिस दिन वोटिंग होगी कोई प्रचार नहीं करेगा। मगर नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से चलते हैं, और बीजेपी ने कि उनके लीडरशिप में जो एक नया नॉर्म सेट किया था वो ये था कि ख़ास तौर से उस दिन जिस दिन वोटिंग होती है वो कहीं ना कहीं ज़रूर भाषण देते हैं या ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी गैदरिंग को संबोधित करते हैं। तो उससे जो है उस दिन जो वोट डाल रहा होता है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइव आप देते हो या प्राइम मिनिस्टर का है तो डायरेक्ट जाता है, तो उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होता है और उसको मुतासिर किया जाता है। मगर अब वो तरीक़ा कामयाब होता नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ओपोजिशन ने भी
उस तरीके को अपना लिया है। अपोजिशन जो पहले इन सब चीज़ों से बचती थी, अब उन्होंने वो तरीका अपना लिया है। आज आपने देखेंगे, आज सुबह कांग्रेस और महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें मुंगेर के इंसिडेंट को लेके उन्होंने कहा कि जनरल डायर को किसने इजाज़त दी थी। तो उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, यानी कि मीडिया की स्पेस उन्होंने लेनी शुरू कर दी। उसके बाद राहुल गांधी ने भी आज ही के दिन, ख़ास तौर से जिस दिन वोटिंग हो रही उसी दिन वो वहाँ प्रचार भी कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने शुरू की थी और उसका नुकसान आज आपको ही हो रहा है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आज जो प्रधानमंत्री का भाषण है उसमें उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उजागर किया है और उस पर उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश करी है, जबकि उसकी क्रेडिट लेने की कोई तुकी नहीं बनती, क्योंकि जो कुछ है हुआ है राम मंदिर का, वो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है और सरकार कहती रही इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहा है। अगर आप ये चीज़ें कह रहे हो पब्लिक में जाके इलेक्शन रैलीज में, तो जाहिर है आप कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट ले रहे हो, जो एक बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बात है। तो ये तो रहा पूरा विश्लेषण इस पहले दौर की 71 सीटों और ओवरऑल जो बिहार का जिस पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर। लेकिन बड़ी बात यह है और अच्छी बात है कि इस चुनाव में वो मुद्दे महत्वपूर्ण बने हैं जो असलियत में बड़े मुद्दे हैं: शिक्षा, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था। और जो मुकाबला है वो बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस आरजेडी वाम दलों के महागठबंधन के बीच है। चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहे जाते हैं, ये बात हमने आपको शुरू में भी बताई थी। इसलिए हमारी वोटर से, खास तौर से उन वोटर से जिनके इलाके में 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनसे हमारी अपील है कि बड़ी तादाद में घर से निकलें, मतदान केंद्र तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये वोट ना सिर्फ बिहार राज्य की, आपकी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। खुर्रम साहब, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।